बिहार के छोटे से जिले में भैंस की पीठ पर बैठकर बड़े सपने देख रहा युवा जब अपनी तरह की राजनीति करने के लिए राज्य की राजधानी पटना में आया था, तब उसे कहां ही पता था कि पटना के गांधी मैदान में एक ख्वाब उसका इंतजार कर रहा है, जो अपने आने वाले कई सालों तक बिहार और देश की राजनीति का चरित्र तय करने वाला था। राजनीतिक किताबों के पन्ने कहते हैं कि जब किसी भीड़ के सामने वाले मंच से कोई व्यक्ति किसी नेता के लिए जोर जोर से नारे लगाता है, तो ये समझ जाना चाहिए कि वो उन नारों में अपना नाम सुनना चाहता है। 18 मार्च 1974 का दिन, कुशासन और भ्रष्टाचार के विरोध में बह रही हवा पटना पहुंच चुकी थी। सड़कों पर उमड़े जन सैलाब की नजर विधानसभा के गुंबद को एकटक निहार रही थी। अभी देश को आजाद हुए महज 27 बरस ही तो हुए थे, लेकिन उस रोज पटना में जनरल डायर की तरह कांग्रेस की सरकार ने जालियांवाला बाग दोहरा दिया था। बेगुनाहों के खून से पटी सड़क पर उस रोज मक्खियों ने भिनभिनाने तक से इनकार कर दिया था। लिहाजा गोलीबारी से गुस्साए छात्रों ने पूरे पटना में तोड़फोड़ मचा दी। जमकर हिंसा हुई, छात्र गिरफ्तार हुए, अंत में कर्फ्यू लगा और उसी दिन पटना, बिहार और पूरे देश की राजनीति की रूपरेखा तय कर दी गई। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं या नाउ की स्पेशल सीरीज किस्सा गोई। उस रोज पटना में हुई फायरिंग ने छात्रों की आंदोलन की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी थी। वर्षों से धूप में तप रहे पत्थर को एक चिंगारी ने छू लिया था, जिसकी लपटें जल्द ही दिल्ली तक नजर आने वाली थी, क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था 72 साल का एक नौजवान, जिसे राजनीति के गलियारों में तब जेपी के नाम से जाना जाता था। सत्ता में हलचल पैदा करने के लिए बस एक नाम ही काफी था। ऐसे में एक दिन निर्धारित हुआ 5 जून और तय हुआ कि पटना के गांधी मैदान से आंदोलन हुंकार भरेगा। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। बिहार और दिल्ली में सत्ता की कुर्सी को जकड़े अधिकारियों के कान खड़े हो चुके थे। लिहाजा सरकार ने पटना के साथ साथ आसपास के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी। गंगा पार, तिरहुत और उसके आसपास के इलाकों के लोगों के लिए पटना पहुंचना 1.5-2 दिन का सफर था। सरकार हर संभव कोशिश कर रही थी कि इस आंदोलन और पटना की ओर बढ़ रहे लोगों को रोक देना है, लेकिन फिर एक और घटना घटी जिसने आग में घी का काम कर दिया। पटना और फिर गया में चलाई गई गोली ने लोगों में एक आक्रोश भर दिया, जिसके निशाने पर थी सरकार, और इसकी प्रत्यंचा राजधानी पहुंच गांधी मैदान में खींचा जाना था। फिर क्या था? दिन आया 5 जून का। सुबह से ही सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने सरकार की थोपी गई धारा 144 की धज्जियां उड़ा दी। पत्रकार अनुरंजन झा अपनी किताब गांधी मैदान, ब्लफ और सोशल जस्टिस में लिखते हैं कि जिस पुलिस को धारा 144 सख्ती से लागू करने के लिए तैनात किया गया था, वही मुट्ठी भर पुलिस वाले अब लोगों को रास्ता बताने का काम कर रहे थे। शाम की छुट्टी के बाद किसी मिल से निकलने वाले मजदूरों की जैसी कतार होती है, वैसी ही कतारों में लोग गांधी मैदान की ओर बढ़ने लगे थे।
अनुरंजन झा की आंखों से देखें तो पता चलता है कि गांधी मैदान ने ऐसी भीड़ उससे पहले कभी नहीं देखी थी। यहाँ मौजूद लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी, यहाँ आए नेताओं ने पहले कभी नहीं देखी थी। इस भीड़ ने ये एहसास दिला दिया था कि संसद तभी आवारा हो सकती है जब सड़कें खामोश होंगी। अब भीड़ गांधी मैदान तक पहुंच चुकी थी, जिसकी नजर मंच पर खड़े उस नेता पर थी, और उस नेता की नजर जब मंच के एक छोर से गांधी मैदान के अथाह समंदर पर पड़ती तो सिर्फ लोगों के सिर नजर आते। ध्यान से देखने पर लोगों की आंखों में एक उम्मीद नजर आती, जिसके मूल में थे खुद जेपी। इस उम्मीद की पहली प्रतिबिंब मंच पर खड़े पसीने से तरबतर लोगों की भीड़ को संभालते और जेपी के लिए जोर जोर से नारा लगाते एक युवा की आंखों में पड़ी। इस युवा का नाम था लालू प्रसाद यादव। किताब गांधी मैदान, ब्लफ ऑफ सोशल जस्टिस का पन्ना नंबर 17 ये गवाही देता है उस रोज जेपी के लिए ऊंचे ऊंचे स्वरों में नारा भर रहे लालू यादव को ऐसी ही भीड़ से अपने जिंदाबाद के नारे सुनने की इच्छा जाग उठी थी। ये वही दिन था जिस रोज खिलंदड़पन की राजनीति करने वाली आंखों ने एक ख्वाब देखा था, जिसे साकार होना अभी बाकी था। समय पानी की तरह बहता गया और घटनाएं फिजा की हवाओं में घुलती गईं। भैंस को आगे से सींगों के सहारे पकड़कर उस पर सवार होने वाले लालू यादव अब तक सियासत के बैलों को भी आगे से पकड़कर झकझोरना सीख चुके थे। बिहार की राजनीति में बादलों के पार से एक चील की भांति लालू यादव अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। बस तलाश थी तो ऐसे मौके की जिसे कांग्रेस ने थाली में परोस लालू यादव के सामने पेश कर दिया। 5 साल में 5 मुख्यमंत्रियों को आजमाने के बाद भी केंद्र में बैठे राजीव गांधी को बिहार ने अब तक का सबसे कमजोर जनादेश भेंट किया था। दशकों तक सत्ता का सुख भोगने वाली कांग्रेस के लिए बिहार में अब संकट की घड़ी आ चुकी थी। फरवरी 1990 जब बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित हुए, 324 में से 122 सीटें जीत जनता दल न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, बल्कि सरकार बनाने के कगार पर खड़ी थी। बिहार में एक कहावत बड़ी फेमस है, ना इधर गए ना उधर गए, मियां बीच में ही लटक गए। उस समय कांग्रेस का भी यही हाल हुआ। केंद्र की सत्ता जा चुकी थी और बिहार से भी हाथ धोना पड़ा था। लिहाजा 71 सीटों के साथ कांग्रेस ने उस वक्त विपक्ष की भूमिका निभाने में ही अपनी भलाई समझी। इधर दिल्ली में बिहार चुनाव से पहले ही यह तय हो चुका था कि अगर जनता दल को सरकार बनाने लायक सीटें मिली तो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई दलित ही बैठेगा। इस रेस में रामसुंदर दास का नाम सबसे आगे था। कहानी में लालू यादव अब तक कहीं दूर दूर तलक भी नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि 1989 में चुनाव जीतने के बाद सांसद बनकर वो फिलहाल दिल्ली में थे। लिहाजा सरकार ने उन्हें गिनती से बाहर ही रखा था। लेकिन किसी को दिखे या ना दिखे, लेकिन बिहार की हलचल पर लालू की नजर गड़ी हुई थी। वो लगातार बिहार पर नजर बनाए हुए थे। जनता दल के पास उस वक्त इतनी सीटें तो नहीं थी कि वो खुद को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर सके, लेकिन इतनी भी नहीं कि अकेले के दम पर बहुमत साबित कर ले। लिहाजा सरकार गठजोड़ से ही बनने वाली थी, जिसमें सीपीआई और अन्य दलों की भागीदारी तय की गई। गठबंधन के साथ बिहार में जनता दल ने बहुमत तो पा लिया, लेकिन बदले में उसे रामसुंदर दास के नाम पर विरोध को भी झेलना पड़ा। रिजल्ट आने के एक हफ्ते बाद तक तय नहीं हो पा रहा था कि आखिर बिहार की सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा कौन। इसी बीच दिल्ली में बैठे लालू यादव को एक बार फिर जेपी का आंदोलन और पटना का वो गांधी मैदान नजर आने लगा था, जहां उनकी चमकती आंखों ने एक ख्वाब देखा था जो उनकी नजरों के ठीक सामने खड़ा था। लालू यादव फौरन दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो गए, लेकिन सीएम की सीट तक की दूरी को तय करना अभी भी बाकी था।
पर चंद कदमों का ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि इस बार लालू के विरोध में वो बीपी सिंह खड़े थे जिन्हें लालू के दम पर ही केंद्र की कुर्सी मिली थी। अब सारा गणित और सारा खेल कुर्सी का ही था। बीपी सिंह लालू यादव की क्षमताओं से अवगत थे और उन्हें डर था कि कहीं लालू यादव बिहार की कुर्सी पर बैठ गए तो उनकी बिहार पर पकड़ कमजोर ना पड़ जाए। ऐसे में बीपी सिंह ने रामसुंदर दास का हाथ थामा और जॉर्ज फर्नांडिस को पटना भेज दिया। बीपी सिंह किसी भी कीमत पर रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। इसी बीच चंद्रशेखर ने अपने उम्मीदवार के तौर पर रघुनाथ झा को मैदान में उतार दिया, क्योंकि वो बीपी सिंह के आदमी को सीएम बनते हुए किसी भी कीमत पर नहीं देखना चाहते थे। तब तक लालू यादव राजनीति में दाएं और बाएं दोनों करवट लेना सीख चुके थे। मौका रहते ही उन्होंने चंद्रशेखर को इस बात पर राजी कर लिया कि अगर रघुनाथ झा के नेता चुने जाने में कोई कठिनाई नजर आई तो समर्थन उन्हें मिले। अब लालू यादव पर दो बड़े नेता दांव खेल रहे थे। एक थे हरियाणा के चौधरी देवीलाल, जो खुले तौर पर लालू का पक्ष रख रहे थे, तो दूसरे थे चंद्रशेखर, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर लालू का साथ निभाने का वादा किया था। बिहार में अब राजनीति का रंग गहराने लगा था। विधायक गुटों में बंट चुके थे और इन गुटों में जाति भी एक जरूरी फैक्टर की तरह शामिल हो चुकी थी। दलितों ने रामसुंदर दास का हाथ थाम लिया था तो सवर्णों ने रघुनाथ झा का। दलित लालू के साथ हो लिए तो वहीं कुछ विधायक रघुनाथ झा के खेमे से अलग होकर मंत्री बनने की लालच में लालू के साथ हो। अनुरंजन झा लिखते हैं कि रिजल्ट आने के बाद और सरकार गठन के बीच जिस तरीके से लालू यादव ने अपनी बाजीगरी दिखाई थी वो काबिले तारीफ थी। एक झटके में बिहार के सभी दिग्गज धराशायी हो गए थे। जो अब तक लालू यादव को जनता दल का महज एक कारिंदा समझते थे, वो सकते में थे। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। अब लालू यादव उसी मकाम पर खड़े थे जिसका सपना उन्होंने करीब 16 साल पहले अपनी चमकती हुई आंखों से देखा था। लालू यादव को संपूर्ण बहुमत के साथ विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। वो ख्वाब अब सांस ले रहा था, जिसने कभी जेपी के अक्स को अपने अंदर उतारने की जरूरत की थी। लेकिन वो एक ख्वाब जिसने लालू को फुलवरिया से निकालकर बिहार का सिकंदर बना दिया था, वो भी अब पटना के गांधी मैदान में लालू का राह देख रहा था। लालू को भी उसकी याद भूली नहीं थी। लालू ने अपनी पार्टी के नेताओं और राजभवन को सूचित किया कि वो अन्य मुख्यमंत्रियों से अलग राजभवन के बजाय पटना के गांधी मैदान में बिहार की जनता के सामने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समय ने एक बार फिर करवट ली, फिर खुद को दोहराया था। जगह वही, भीड़ बिल्कुल वैसी ही, जोश भी बिल्कुल वैसा ही, लोगों की नजर में वैसा ही नेता जिसके नाम के साथ अब मुख्यमंत्री जुड़ चुका था। गांधी मैदान में बोया हुआ सपनों का वो बीज एक दरख्त के रूप में जनता के सामने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा था। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की सारी बुनियादों को ध्वस्त कर लालू यादव ने एक अलग रास्ते का चयन किया था। वो उन सभी नियम कायदों को तोड़ देना चाहते थे जो अब तक राजनेताओं के इर्द गिर्द बुने गए थे। दरअसल उनका उद्देश्य उन नियमों को तोड़ने से ज्यादा सवर्णों की उस प्रथा को चुनौती देना था, जिसका गाज सालों से पिछड़ों के ऊपर गिर रहा था। लालू ने मुख्यमंत्री बनने के लिए जो रास्ता अपनाया, उससे तो ये साफ हो चुका था कि वो रुकने वालों में से नहीं है। लिहाजा उन्होंने कुलीनों के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया। इसकी शुरुआत भी पटना से ही हुई। किताब गोपालगंज से रायसीना का पन्ना नंबर 69 कहता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर लालू यादव को जो समाज विरासत में मिला,
उसमें दलितों और पिछड़ों की आबादी 75 से 85% के करीब थी। लेकिन तब भी वो सामंती कुलीनों के हाथ होने वाले उत्पीड़न, भेदभाव और शोषण का शिकार थे। अगर इसके खिलाफ कोई आवाज उठाता तो ये कुलीन वर्ग उसे अपराध और अपनी सत्ता के खिलाफ चुनौती मानते। शासन प्रशासन में इनकी कोई सुनवाई नहीं थी। पुलिस इन निचले तबके के लोगों को जन्मजात अपराधी मानती थी। अब दलितों का कोई माई बाप नहीं था। उनके साथ शोषण हो या बलात्कार, बिहार में सब जायज था। लालू यादव ने ठान लिया था कि अपने राजनीतिक मकान की नींव को उन्होंने जिस जाति की ईंटों से ढाला था, उसे हर हाल में मजबूत करके रहेंगे। एक रोज लालू यादव को खबर मिले कि पटना के पश्चिमी छोर पर बिहटा मनी रोड पर स्थित एक ईंट भट्टे में कुछ सामंती तत्व ईंट बनाने की आड़ में गरीब महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। लालू यादव को शासन प्रशासन से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। बिहार की महिलाएं एक जुमले का बहुत इस्तेमाल करती हैं। वो कहती हैं, जबले करब बाबू बाबू तबले चलाएब आपन काबू। लालू यादव ने यही किया। हाथों में एक लाठी लिए और कुछ सिपाही अपने साथ ले लिए। वो खुद ईंट भट्टे में पहुंच गए। लालू यादव के शब्दों में कहें तो उन्होंने सड़क किनारे कुछ दूरी पर अपनी गाड़ी पार्क कराई। 10 के करीब बंदूकधारियों को साथ लेकर लालू भट्टे की ओर पैदल चल पड़े। वो जैसे ही भट्टे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि करीब 6 पुरुष एक महिला को पकड़े हुए थे। सब शराब के नशे में धुत थे। बाएं हाथ में पड़ी टॉर्च को जब लालू यादव ने जलाया तो देखा कि महिला के गले में फूल की माला पड़ी हुई थी और वहां मौजूद सभी पुरुष उसे जबरदस्ती झोपड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। रात के अंधेरे में सिर पर गोल टोपी और हाथ में लाठी लिए लालू यादव पर जब उन अपराधियों की नजर पड़ी तो वो सन्न रह गए। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि सूबे का मुख्यमंत्री खुद एक मामूली से ईंट भट्टे में इतनी रात को भी आ सकता है। लालू ने उन सभी 6 अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उस भयभीत महिला को अपनी जीप में बैठा अपने सरकारी आवास ले गए। अगले दिन पटना के डीएम को एक आदेश पहुंचाया गया। आदेश में उस महिला का नाम लिखा था। साथ में यह भी लिखा था कि उसे कलेक्टर कार्यालय में नौकरी पर रखा जाए। महिला को नौकरी तो मिल गई, पर वो 6 अपराधी जिन्हें जेल में डाला गया, उनके साथ क्या कुछ हुआ वो खुद लालू यादव जानते थे। लालू यादव ये भी जानते थे कि बस इस एक घटना पर एक्शन लेने से इस प्रथा को खत्म नहीं किया जा सकता। लिहाजा वो हर रात मध्य बिहार के देहाती इलाकों में निकलकर जाया करते थे। दलित बस्तियों में जाते, दरवाजा खटखटाते। जब घर से लोग बाहर आते तो वो उनसे कहते कि मैं लालू यादव, आपका मुख्यमंत्री, मैं सिर्फ ये देखने आया हूं कि आप शांति से तो हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं, आपको कोई धमकाता डराता तो नहीं, आपकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं होता। समय रहते लालू यादव ने यह भी समझ लिया था कि इन उत्पीड़ित वर्गों की स्थिति को सुधारना है तो उन्हें सशक्त बनाना और प्रोत्साहित करना होगा, ताकि वो ये महसूस कर सके कि वे भी दूसरों की तरह बराबरी के हकदार हैं। और आखिरकार ऐसा हुआ भी। बिहार में सालों से शांत बैठा ये वर्ग अब उठ खड़ा हुआ था। चेहरे पर मायूसी की जगह अब चमकने ले ली थी। अब मामला उलट हो चुका था और कुलीन घबराने लगे थे। लालू अपना एक और ख्वाब अपनी नजरों के सामने पूरा होते हुए देख रहे थे। उन्होंने अपना एक काडर बना लिया था जो उनके लिए जीने, मरने और बाद में मारने तक को तैयार था। इसी बीच सन 1991 के दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई और विरोधी लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक में सेंध लगाने के प्रयास में जुट गए। लेकिन लालू ने यह मकान ताश के पत्तों से नहीं, विश्वास और उम्मीद की ईंट से बनाया था। ये इतनी आसानी से कहां ढहने वाला था। लालू को छोड़ इसे कोई ढहाने वाला भी नहीं था। ये वही वक्त था जब लालू यादव इतिहास के पन्नों में सुनहरे शब्दों में दर्ज हो सकते थे। वो कर्पूरी ठाकुर से भी बड़े समाज सुधारक बन सकते थे, पर शायद उन्हें कुछ और मंजूर था।
लालू ने कुछ और ही रास्ता चुना। मुख्यमंत्री आवास का प्रतीक्षालय अब जनता दरबार के रूप में तब्दील हो चुका था। सामंती विचारधारा को नींव में गाड़कर उस मकान बनाने वाले मालिक के हाव भाव में अब सामंतवाद झलकने लगा था। ये स्पष्ट हो चुका था कि अब जनता दरबार से लोगों का नेता नहीं बल्कि बिहार के नए राजा का फरमान जारी होगा, जो अपनी जाति, पूरे मुस्लिम समुदाय और तमाम पिछड़ी जातियों को अपने रथ से बांधकर बिहार की दिशा और दशा को तय करेगा। लेकिन अक्सर आंदोलन और आंदोलन से निकले लोगों के साथ ये देखा जाता है कि वो शिखर पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन फिर वही अपनी उसी विचारधारा से भटक जाते हैं जिसके दम पर वो सत्ता में आते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर लालू का कार्यकाल कमोबेश ऐसा ही रहा। उनके कार्यकाल को कई बार गुंडाराज जैसे विश्लेषणों से भी नवाजा गया। बहरहाल लालू अब भी हैं और बिहार की राजनीति में प्रासंगिक भी हैं। जाहिर तौर पर उनकी इस राजनीतिक विरासत को बस एक वीडियो में समेट पाना संभव नहीं है। इसलिए अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम लालू यादव के राजनीतिक सफर से जुड़े और भी किस्से आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। आपके लिए इस कहानी को लिखा था हमारे साथी आदर्श ने। कैमरे के पीछे अभिषेक मुकुंद है। देखते रहिए एआर नाउ।